हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी को सुबह की बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं एसके चौधरी और पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका केमिस्ट्री की 12th क्लास की जो आज की अपनी क्लास होने वाली है उसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका यहाँ पर, जहां आज अपन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन जो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है उसमें पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है राउल्ट का। जैसे आपने पिछले वीडियो में हेनरी का नियम पढ़ा था, ठीक वैसे ही आज अपन राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान लगा करके देखिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी राउल्ट के नियम में। राउल्ट नियम में इसके बाद में, आज के बाद में आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, फटाफट वहां पर जाकर के अपने डाउट को टाइप कीजिए और हमारे पास में सेंड कर दीजिए। आपका जो भी डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करें। आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, फटाफट लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर कोई नया स्टूडेंट्स भी है तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल से नहीं भूले, सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले। बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल से नहीं भूले। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं राउल्ट का नियम। देखिए, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयन यानी द्रव्य विलायक में द्रव्य विलेय पदार्थ अपन ने मिला दिया है। द्रव्य में द्रव्य, लिक्विड विलायक में लिक्विड सोल्यूट में लिक्विड सोलवेंट मिलाया है। और वो जो विलयन बना है उसके वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा ये राउल्ट के नियम के द्वारा ही ये सारी चीजें आज अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि आज का अपना जो सॉल्यूशन है वो बनने वाला है दो लिक्विड को मिलाने से। यानी आज अपना द्रव्य विलयन आज अपन पढ़ने वाले हैं और उनके भी वाष्प दाब के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि आप जानते होंगे वाष्प दाब कि वाष्प के द्वारा जो दाब डाला जाता है, वाष्प के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये किसी पात्र में मैंने ये द्रव्य पदार्थ भर रखा है, ठीक है ना। तो जो द्रव्य पदार्थ होते हैं अपन जानते हैं कि जो द्रव्य होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। आपने सबने देखा होगा, सारे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे ज्यादा बढ़िया तरीके से आप जानते हैं। पानी का कटोरा आपने भर करके रख दिया, धीरे धीरे पानी का कटोरा है उसमें जल का जो स्तर है वो कम हो जाता है। पानी कहां गया भाई? पानी की भाप बन गई, भाप बन के उठ गया, उसकी क्या बन गई है? वाष्प बन गई है। तो ये जो लिक्विड है इसकी क्या बनेगी? हमेशा वाष्प बनेगी। और उस वाष्प के द्वारा इस लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर डाला जाता है, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, मान लीजिए जल है ये, ठीक है, और ये जल की वाष्प है, जल वाष्प है। तो इस जल की सतह पर, ये जल की सतह हो गई ना, इस जल की सतह पर जल की वाष्प के द्वारा भाई इस पानी की जो भाप बढ़ेगी, गैस बनेगी। भाप गैस में एक गुण पाया जाता है दाब डालने का, तो दाब डालेगी, चारों तरफ दाब डालेगी। लेकिन जो उसकी सतह पर दाब डालेगी ना, उसी लिक्विड की सतह पर जो दाब डालती है, ये भाप इस पानी की सतह पर जो दाब डालती है उस दाब को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब अगर आप नहीं जानते थे तो अभी आप जान चुके हैं वाष्प दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम ये आज का अपना टॉपिक है, क्योंकि ये जो द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब है इसे अपन राउल्ट नियम के द्वारा ही समझेंगे। राउल्ट ने ही इसकी व्याख्या की है और राउल्ट ही अपने को ये सारी चीजें समझाएगा। एक चीज आप यहां पर नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनना, कान खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, दिमाग के सारे खिड़कियां दरवाजे खोल लीजिए, कान खोल करके सुन लेना। इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। भाप किसकी बनती है? सबको पता है लिक्विड की बनती है, सॉलिड की नहीं बनती है। जो उद्रवपातित होने वाले पदार्थ होते हैं उनको छोड़ करके भाप केवल किसकी बनती है?
लिक्विड की बनती है, सॉलिड से भाप नहीं बनती है, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड बनता है, फिर उससे क्या बनती है, भाप बनती है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस नहीं बनती। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां भी आप मान लीजिए किसी गाइड से या बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको एक दो चीजें मिलेंगी, देखो वो मैं आपको बताता हूं। जो द्रव है इसको आप वाष्पशील बोल सकते, ध्यान रखिएगा, और ठोस को बोल सकते हैं अवाष्पशील। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये चीजें कंफ्यूजन कर देती हैं। जैसे कई बार आपको अगला कहता है कि किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से, तो वाष्पशील का मतलब होता है वाष्पशील जिसकी भाप बनती है। भाप की किसकी बनती है, लिक्विड की बनती है, जानते हो ना। भाप किसकी बनेगी, लिक्विड की। वाष्पशील का मतलब लिक्विड। अवाष्पशील जिसकी भाप नहीं बनती है, किसकी नहीं बनती, सॉलिड की नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। तो ठोस की जगह कई बार अवाष्पशील भी लिख देता है, ठीक है। तो जैसे आप बुक में पढ़े तो आपको यहां पर यह नाम मिल सकता है कि वाष्पशील विलयनों का वाष्प दाब। वाष्पशील का मतलब हो जाएगा लिक्विड यानी द्रव, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि अगर आपको ये चीज कहीं पर मिलेगी, किसी क्वेश्चन में भी अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज कर सकती है, और अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे कि कल को चल करके कोई डाउट नहीं रहे। डाउट जितने भी हैं आज ही हो जाए और उनका आज ही सबका सोल्यूशन हो जाए, कल के लिए कोई डाउट मत छोड़िए। डाउट जितने भी है सारे आज ही अभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करते रहिए, जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाए। तो ये अपने पास में मान लीजिए पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड है, इसमें मैं दूसरा लिक्विड कोई दूसरा द्रव्य पदार्थ मिलाऊंगा, ठीक है ना। विलायक भी द्रव्य है और विलेय भी कैसा है, द्रव्य। ये तो मान लीजिए आपका है विलायक, और दूसरा एक द्रव्य पदार्थ में और मिला देता हूं विलेय पदार्थ, ठीक है। मान लीजिए विलायक को मैं मान लेता हूं ए, विलायक को क्या मान लिया है, ए। विलेय को अपन मान लेते हैं बी। ए कोई द्रव्य विलायक है जिसमें बी कोई द्रव्य विलेय पदार्थ मिला करके और अपन ने ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ये लीजिए विलयन बढ़ करके तैयार हो गया सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बड़ा मजा आता है विलयन बनाते हैं। एक पानी लिया, पानी में क्या घोलो, एल्कोहल घोलो। द्रव्य विलयन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। पानी लेकर के क्या घोलो, एल्कोहल घोलो। बड़ा आनंद आता है पानी में, एल्कोहल का नाम सुनते बड़ा आनंद आता है, कईयों को बहुत आनंद आता है एल्कोहल के नाम से। तो द्रव्य में द्रव्य डिसोल्व कर दिया है, घोल दिया है, ठीक है ना। विलयन बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है, ये सॉल्यूशन अपना बन करके तैयार हो गया। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर इन दोनों की भाप बनेगी। मान लीजिए इस पात्र को मैंने ऊपर से बंद कर दिया, जिस पात्र में आपने सॉल्यूशन बनाया उसको मैंने ऊपर से क्या कर दिया है, ढक दिया है, बंद कर दिया है। दोनों ही द्रव्य है तो भाप दोनों की बनने लाजमी सी है। एक की भाप बनेगी और जो बी के मॉलिक्यूल है उनकी भी भाप बनेगी। दोनों का वाष्पन होगा, एक का भी वाष्पन होगा, बी का भी वाष्पन होगा, ठीक है। अब दोनों की भाप बनेगी तो दोनों की भाप के द्वारा दाब भी डाला जाएगा। जो एक की वाष्प बनी है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही वाष्प बनी है, वो इस विलयन की सतह पर कुछ दाब डालेगी। उस दाब को मैं मान लेता हूं P1। ए ने जो दाब डाला है वो कितना मान लिया अपन ने, P1। जो बी की वाष्प बनी है इसका जो दाब है वो मैं मान लेता हूं P2। बी की भी तो भाप बनेगी ना, क्योंकि बी भी द्रव्य है, बी की भी भाप बनेगी। बी की भी भाप क्या करेगी, इस विलयन की सतह पर दाब डालेगी, वाष्प दाब डालेगी, और उस वाष्प दाब को अपन ने मान लिया है P2, ठीक है। अब देखिए अपने भाई साहब आए हैं राउत, इनकी बात भी सुन लीजिए, ये क्या कहना चाहते हैं। अपनी बातें सारी हो गई, अब इनकी भी ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, काम की बात, ज्ञान की बात बताएंगे, कान खोलकर से ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छे इंसान, आप शायद इनसे मिले नहीं है, कभी मिलना, बहुत ही अच्छे। ए और बी दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया, ए की भाप बनी, बी की भाप बनी। ए का आंशिक वाष्प दाब P1 है, बी का P2 है। राहुल आपको यह बताएगा कि कौन से पदार्थ का वाष्प दाब कम होगा और कौन से का ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको रोक दो, ये तो हम ही बता देंगे किसका कम है और किसका ज्यादा है। उसकी जरूरत क्या है उन भाई साहब की, कोई, चलो आप एक मिनट रुको, ये तो हम ही बता सकते हैं कि ए की मात्रा अगर ज्यादा है तो ए का वाष्प दाब भी ज्यादा होने वाला है। भाई ए विलायक माना था ना आपने, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, ए की मात्रा ज्यादा है, ए की मात्रा ज्यादा है तो ए की भाप ज्यादा बनेगी।
बी की अगर मात्रा ही कम है तो बी की सीधी सी बात है भाप भी कम ही बढ़ेगी। विलयन बढ़ाते हैं तो जैसे विलायक तो मैंने ले लिया 100 ml और विलय पदार्थ बोला उसमें 5 ml, तो सीधी सी बात है जो आपने 100 ml ले लिया, ये मैंने 100 ml लिया है और ये मात्र मैंने लिया है 5 ml, तो भाप तो इसी की ज्यादा बनेगी, एक की ज्यादा बनेगी ना, जो ज्यादा लिया है, जो ज्यादा लिया है उसकी भाप ज्यादा बनेगी। अब जगह की भाप ज्यादा बनी है, देखो सीधी सी बात है जिसकी वाष्प ज्यादा बनी है उसका दाब भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है ना, क्वांटिटी ज्यादा है, उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, ये अपने को पता है। इसी को राउल्ट शब्दों में व्यक्त करके बताएगा, वही राउल्ट का नियम है, ठीक है ना, कि जिसकी मात्रा ज्यादा है उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा। मात्रा का मतलब सांद्रता, मात्रा का मतलब सांद्रता, विलायक की मात्रा, ए की मात्रा, बी की मात्रा, दोनों की मात्राएं चाहिए अपने को। सांद्रता तो केवल विलय की होती है, एक मोलंस होती है जो कि विलायक और विलय दोनों की होती है, तो वो अपन यहां पर मोलंस ही मानेंगे। मान लेते हैं ए की मोलंस है x1 और बी की मोलंस है x2, यानी ए की क्वांटिटी x1 है, बी की क्वांटिटी x2 है, मोलंस मान लिए अपन। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, यानी समानुपाती होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प, भाई देखो सीधी सी बात है, जगह की मात्रा ज्यादा होगी, बी की भाप, उसका वाष्पन ज्यादा होगा, उसकी भाप ज्यादा बनेगी, भाप ज्यादा बनेगी तो उसका दाब भी ज्यादा होगा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा, यानी समानुपाती हो गई ना। यही है राउल्ट का नियम। तो ध्यान से सुनिए राउल्ट क्या कहता है, द्रव्य विलयन, कौन से विलयन, द्रव्य विलयनों में किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी भी अवयव का, ध्यान से सुनिए, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब ए की मोल अंश के समानुपाती होगा, बी का वाष्प दाब बी की मोल अंश के समानुपाती होगा। किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल अंश के क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। ये लीजिए सर, ये राउल्ट का नियम हो गया कंप्लीट। इसका मतलब राउल्ट ने ये कहा है कि P1 किसके समानुपाती, x1। भाई ए का वाष्प दाब P1 समानुपाती ए की मोल अंश, बी का वाष्प दाब P2 समानुपाती बी की मोल अंश यानी x2, P1 समानुपाती x1 और P2 किसके समानुपाती, x2। एकदम से सीधा सा नियम है, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं कि P1 बराबर स्थिरांक लगाना पड़ेगा, P2 बराबर स्थिरांक लगाएंगे अपन यहां पर, ठीक है ना, दोनों के लिए। ये पदार्थ ए के लिए है, ये कौन से पदार्थ के लिए है, ए के लिए, ये किसके लिए है, बी के, ठीक है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए। तो यहां पर मैं स्थिरांक लगा देता हूं P01, यहां पर मैंने जो स्थिरांक लगाया है वो लगाया है P01 x1 और इसमें मैं स्थिरांक लगा देता हूं P02 x2, दोनों में स्थिरांक लगा दिया P01 और इसमें लगा दिया मैंने P02, ठीक है। अब देखिएगा P01 और P02, ये जो स्थिरांक है P01, इस पदार्थ ए का, ध्यान से सुनिए, पदार्थ ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, किसी भी पदार्थ का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निश्चित होता है। किसी भी पदार्थ का शुद्ध अवस्था में, निश्चित ताप पर किसी भी पदार्थ का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वो भी निश्चित ही होता है, हमेशा फिक्स रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है। निश्चित होने का मतलब उसका मान स्थिर है, यानी वो स्थिरांक है। तो अपन ने वही स्थिरांक लगाए, ये ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और ये बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। जो पदार्थ बी था उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है, P02, यानी P1 बराबर हो गया P01 x1 और P2 बराबर हो गया P02 x2। यहां पर P1 क्या है, पदार्थ ए का आंशिक वाष्प दाब, P01 पदार्थ ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, x1 पदार्थ ए की मोल अंश, P2 पदार्थ बी का आंशिक वाष्प दाब, P02 पदार्थ बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और x2 पदार्थ बी की मोल अंश, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते, ये राउल्ट का नियम, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, राउल्ट का नियम गणितीय रूप चल रहा है, फिर उसके बाद में ग्राफ भी बढ़ाएंगे। देखो राउल्ट के नियम का, डाल्टन ने ये कहा था कि किसी भी विलयन का जो कुल दाब है P टोटल, वो जितने भी मिश्रण में जितने भी गैस है उनकी सबके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी उस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा,
एक के और बी के आंशिक वाष्प दाब यानी P1 और P2 के योग के बराबर होने वाला है, यानी P टोटल कुल वाष्प दाब बराबर होगा P1 प्लस P2। अगर आप चाहें तो P1 P2 के मान रख सकते हैं। P1 का मान है P नोट 1 x1 प्लस P2 का मान है P नोट 2 x2, दोनों के मान रख दिए। P नोट 1 x1 के जगह पर मैं ये मान भी रख सकता हूं 1 माइनस x2। आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस x2, ये मान रख दिया मैंने x1 की जगह, ताकि इधर भी x2 हो जाए उधर x2 है, दोनों तरफ सेम सेम हो जाए, प्लस P नोट 2 x2 है ना, एकदम सीधा सा। P नोट 1 को गुणा कर दीजिए अंदर, P नोट 1 माइनस P नोट 1 x2 अंदर गुणा कर दिया, प्लस P नोट 2 x2, ये लीजिए। देखो इधर भी x2 है इधर भी x2 है, तो अगर आप चाहें तो x2 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास में देखो इक्वेशन क्या बढ़ती है, यहां पर लिख देता हूं मैं, देखिए इसके आगे देखिए आपके पास में क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखिएगा। तो इसको देखिए सोल्व करके अपन यहां पर लिखते हैं P टोटल बराबर P नोट 1, तो ये मैंने लिख दिया P नोट 1। इन दोनों में से मैं x2 को ले लेता हूं कॉमन, तो ये मैंने x2 प्लस का x2 कॉमन ले लिया दोनों में से। x2 कॉमन लेने के बाद में बचा क्या है, ध्यान से देखिएगा, बस ये अपनी फाइनल इक्वेशन आने वाली है। x2 कॉमन लेने के बाद में यहां पर तो बच गया माइनस का P नोट 1 और यहां पर बच गया प्लस का P नोट 2, प्लस का P नोट 2 प्लस का और माइनस का P नोट 1। ये लीजिए साहब, ये राउल्ट के नियम की फाइनल इक्वेशन आ गई और ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप भी कंप्लीट हो गया। राउल्ट के नियम को शब्दों में बता दिया आपने कि द्रव्य विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में अपन ने शो कर दिया कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो ये अपने को प्राप्त होने वाला है, और अब अपन उसको ग्राफ के द्वारा शो करने वाले हैं। जो राउल्ट का नियम है उसको अपन बनाएंगे ग्राफ के द्वारा, ठीक है ना। किसी भी नियम को आप 3 प्रकार से शो कर सकते हैं, उसको शब्दों में बता सकते हैं, गणितीय रूप से शो कर सकते हैं या ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। तो जो राउल्ट का नियम है वो बनाते हैं अपन ग्राफ। सबसे पहली बात, अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो किस किस के बीच में बनाएंगे। राउल्ट का नियम किस किस के बीच में कि आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल अंश के, किसके समानुपाती, मोल अंश के। तो आपको इन दोनों के बीच में ही ग्राफ बनाना है, मोल अंश और वाष्प दाब दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनेगा विलायक के लिए, विलय के लिए और विलयन के लिए। टोटल 3 ग्राफ बनने वाले हैं, ठीक है ना। तैयार है ना, टोटल 3। ये नहीं कि एक ग्राफ बनाने से, नहीं 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे भाई। विलायक का अलग बनेगा, विलय का अलग बनेगा और विलयन का अलग बनेगा। एकदम तो इजी है, एक बार पहले आप समझ लीजिए, फिर अगर समझ में नहीं आया ना तो मैं आपको बनाने का सीधा तरीका बता दूंगा। ये अपने पास में एक कोई पोर्ट है, मान लीजिए कोई पात्र है, और इसमें भी अपने पास में शुद्ध विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस पात्र में शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, धीरे धीरे बाहर से विलय पदार्थ मिलाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध विलायक भरा हुआ है, धीरे धीरे बाहर से विलय पदार्थ मिलाते जाएंगे, धीरे धीरे मिलाऊंगा ना विलयन बन जाएगा, और इसमें विलय पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और आपको क्या करना है, विलायक को बाहर निकालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। शुद्ध विलायक भरा हुआ है, धीरे धीरे विलय पदार्थ मिलाएंगे और विलायक को बाहर निकालते जाएंगे, और लास्ट कंडीशन ये आ जानी चाहिए कि पूरा का पूरा विलायक बाहर निकल जाए, और इसमें आपके पास में केवल लास्ट में शुद्ध विलय पदार्थ बच जाए, ठीक है। देखो चीज को, ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो ग्राफ नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को एक बार कॉन्सेंट्रेट कीजिए एक जगह, एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूलोगे। पात्र में शुद्ध विलायक भरा हुआ है, विलायक की मात्रा इसमें धीरे धीरे कम हो रही है, विलय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, और लास्ट में केवल शुद्ध विलय बच जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले ग्राफ बनाता हूं, देखो विलायक के लिए। स्टार्टिंग में देखो इस डब्बे के अंदर, इस पात्र में विलायक का वाष्प दाब कितना है। अभी इसके अंदर शुद्ध विलायक भरा हुआ है, तो इसका जो वाष्प दाब है वो कितना है, इसका वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपन ने माना P नोट 1, तो इधर आपको विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए P नोट 1, ये यहां पर प्राप्त हो गया,
ठीक है। वाष्प दाब, मोलन्स कितनी है, ग्राफ बनाना है इन दोनों के बीच में। वाष्प दाब तो अपने को ये मिल गया P01। मोलन्स कितनी है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक बराबर है, इसका मतलब जो मोलन्स है ना X1, विलायक की मोलन्स X1, उसका मान 1 होगा, क्योंकि विलय तो अभी आपने मिलाया नहीं, इसमें तो पूरा विलायक ही तो है ना कंप्लीट, यानी X1 का मान 1 होने वाला, अभी X2 का मान तो 0 है इसमें। ये तो हो गया अपना स्टार्टिंग का पॉइंट। अब देखो विलायक को आप धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो, विलायक को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो तो विलायक की मोलन्स धीरे धीरे कम हो रही है, मोलन्स कम हो रही है तो सीधी सी बात है वाष्प दाब भी कम हो रहा है। नहीं, विलायक को तो आप धीरे धीरे आउट कर रहे हो ना, बाहर निकाल रहे हो, तो इस डब्बे के अंदर विलायक की मात्रा कम हो गई, विलायक की मात्रा कम हो गई तो विलायक का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये यहां से धीरे धीरे जो विलायक का वाष्प दाब है वो कम होगा। और लास्ट में क्या हुआ, इसमें कितना विलायक बचा, 0। लास्ट में इसमें कोई विलायक नहीं बचा है, यानी लास्ट में विलायक का वाष्प दाब कम होते होते, ये लीजिए 0 पर लाकर के आपको ये सीधी लाइन बनानी है आपको, और लास्ट में इसका वाष्प दाब कम होते होते 0 हो गया। और मोलन्स कितनी बच गई, शुरू में मोलन्स देखो स्टार्टिंग में X1 का मान 1 था, अभी X1 का मान कितना हो गया है, 0, क्योंकि इसके अंदर विलायक बचा ही नहीं, अब जो पदार्थ है ही नहीं उसकी मोलन्स कितनी होगी, 0 होगी। ये ग्राफ बन गया है विलायक का। ऐसे बनेगा विलेय पदार्थ का। विलेय पदार्थ की शुरू में इसमें कितनी मात्रा है, 0 मात्रा है, शुरू में शुद्ध विलायक है, यानी H2 का मान स्टार्टिंग में कितना है, 0, वाष्प दाब भी कितना है, 0, भाई पदार्थ ही नहीं है तो उसका वाष्प दाब कहां से होगा। अब धीरे धीरे इसमें विलेय की मात्रा बढ़ रही है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ रही है तो विलेय का वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे विलायक का कम हुआ वैसे वैसे विलेय का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए यहां तक बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते लास्ट में वाष्प दाब कितना हो गया, लास्ट में इसमें केवल शुद्ध विलेय पदार्थ बचा, और शुद्ध विलेय का वाष्प दाब कितना होता है, P02। तो मान लीजिए आपको ग्राफ में P02 का मान यहां पर प्राप्त हुआ है, तो आपका ग्राफ यहां तक पहुंच जाएगा, और लास्ट में X2 का मान कितना हो गया, 1, क्योंकि इसमें शुद्ध विलेय पदार्थ बचा है, केवल एक ही अकेला ही पदार्थ है तो उसकी मोलन्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये विलायक का ग्राफ है, ये विलेय का ग्राफ बन गया ना दोनों का ग्राफ। विलयन का बनाना चाहें तो विलायक प्लस विलेय बराबर क्या होता है, विलयन, तो दोनों को मिला दो, ये विलयन का तीनों ग्राफ बन गए। पहला ग्राफ किसका, विलायक का, विलायक वाली इक्वेशन लिख दीजिए इस पर, P1 बराबर P01 X1, इसका ग्राफ है। ये किसका है, विलेय का, तो विलेय की इक्वेशन लिखिए P2 बराबर P02 X2, और ये ग्राफ किसका बना है, विलयन का, तो P टोटल बराबर P1 प्लस P2। ये आपको राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाना है, एकदम से सीधा सा ग्राफ है। विलायक का वाष्प दाब कम होते होते लास्ट में 0 हो गया है, विलेय का बढ़ते बढ़ते लास्ट में अधिकतम हो गया। विलयन का वाष्प दाब इन दोनों के बीच में रहेगा, विलायक और विलेय इन दोनों के हमेशा बीच में रहता है। अब भी अगर आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आया है तो उसके बाद में सीधा सा तरीका है कि भाई हमें तो ये चीज समझ में नहीं आई है, कौन ये हिसाब समझ में मार तो काट दो, ये अपने को समझ में नहीं आई है, नहीं आई समझ में तो नहीं आई तो लो, बन गया ग्राफ, क्रॉस ही तो बनाया ग्राफ, और क्रॉस बनाने के बाद में ऊपर से मिला दो। ये सीधा तरीका है, एकदम से सीधा और सटीक है ना, बढ़िया, ये बढ़िया है गुरु जी। वो पहले बता देता तो रानी को नहीं होना पड़ता, इतना रान भी पहले यार का सीधा तरीका बताया करो, मान दो क्यों सीधा तरीका चाहिए था, जगह जगह सीधा तरीका चाहिए ना, भाई कमेंट बॉक्स में जाके टाइप जरूर करते जो कि गुरु जी आगे मान दो सीधा तरीका बताना है, टाइप करोगा तो ही सीधा तरीका मिलेगा आगे, अदरवाइज आगे आपको सीधे तरीके नहीं मिलेंगे। जिसका कमेंट आएगा ना उसी को केवल सीधा तरीका मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये था आज का अपना टॉपिक, राउल्ट का नियम। फटाफट वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो, कमेंट छोड़ो, बिना कमेंट छोड़े वीडियो को मत छोड़ना, शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितना बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल है, देखते हैं किसका फ्रेंड सर्कल सबसे बड़ा है, वो उतना ही उसको शेयर करेगा। अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो भेजना है कि भाई राउल्ट का नियम याद करना है तो ये वीडियो देख ले। अभी राउल्ट का नियम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये द्रव्य विलयनों के लिए था, एक ठोस द्रव्य विलयनों के लिए और पढ़ना है, प्लस इसकी हेनरी नियम के साथ में तुलना भी करनी है। तो अभी जाने की जल्दी मत करो, थोड़ी सी देर और रुको एक बार, क्यों अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है अपने को। हेनरी नियम ये कहां से आ गया बीच में,
हेनरी का नियम तो पहले पढ़ा था अपन ने, P बराबर KH(x) पढ़ा था ना। आज पढ़ा है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? P1 बराबर P01(x1)। राउल्ट का जो नियम है वो हेनरी नियम की ही एक विशेष स्थिति है। ध्यान से देखो कि दाब बराबर स्थिरांक गुणा मोलंस, दाब समानुपाती किसके? मोलंस के। और राउल्ट का नियम भी देखो क्या कह रहा है, दाब किसके समानुपाती? मोलंस के समानुपाती। सेम है ना दोनों चीजें, बस दोनों का स्थिरांक अलग अलग है। हेनरी के नियम में हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट है, और राउल्ट के नियम में शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब स्थिरांक है। यानी हेनरी नियम और राउल्ट नियम में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों के केवल जो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, वो भिन्न भिन्न है। बाकी जो दोनों नियम है वो दोनों सेम टू सेम ही है। आप बहुत ही इजीली देख सकते हैं, दोनों में यहां पर आप देख सकते हैं कोई डिफरेंट नहीं है, केवल स्थिरांकों का अंतर है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि राउल्ट का नियम है वो हेनरी के नियम की ही एक विशेष परिस्थिति है। हेनरी नियम की एक विशेष परिस्थिति है कौन? राउल्ट का नियम। ठीक है, अभी ये आपने जो राउल्ट का नियम पढ़ा है, ये पढ़ा है द्रव्य विलयनों के लिए। अभी अपने को द्रव्य में ठोस पदार्थ और बोलना है, और उसके लिए भी अपन इनका नियम पढ़ेंगे कि उसके लिए ये भाई साहब क्या कहते हैं। आज देखो इन्होंने कितनी काम की चीज बताई आपको, भूलना मत इनको कभी। मैंने आपको शुरू में कहा था बहुत ही अच्छे इंसान है, और देखो कितनी ज्ञान की बात बता दी आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, प्लस इसके न्यूमेरिकल, कोई भी अपन नियम वगैरह पढ़ रहे हैं उसके अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो उनको साथ साथ करते जाइए सोल्व। बाद में किसका वेट करना है, अभी कीजिए ना साथ साथ ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका राउल्ट का नियम का ठोस द्रव्य विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये सारी चीजें अपन कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, जाने से पहले एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। वीडियो में आपको क्या कमी लगी है, क्या अच्छाई लगी है, क्या बुराई लगी है, जो भी लगी है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बता दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जो भी नया स्टूडेंट्स है लीव करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।